हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम भारत की नदियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं और हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 4 से 5 लेक्चर में हम भारत की नदियों का क्रम ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और उनको हम ख़त्म करेंगे, उनको सारे डाउट को समाप्त करेंगे। तो आइए भारत की नदियों का सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा भारत की नदियों को पढ़ने का क्रम कुछ अलग तरीके से होगा। हम भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हिमालय की नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीप की नदियाँ। और हिमालय की नदियों को फर्दर 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरी गंगा नदी तंत्र और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ऐसे ही प्रायद्वीप भारत की नदियों को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे हम। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो देखते हैं, पहला क्रम हमारा होगा हिमालय की नदियाँ। और हिमालय की नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, अर्थात यह नदियाँ हिमालय के उत्थान से भी पूर्व की है। दूसरा पॉइंट है, यह नदियाँ आज भी युवावस्था में हैं और अपर्दन का कार्य कर रही हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की नदियाँ युवावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा हिमालय की नदियाँ युवावस्था में हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, हिमालय की नदियाँ सामान्यतः बड़ी होती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, यमुना। तो यह नदियाँ प्रायद्वीप भारत की नदियाँ के अपेक्षाकृत बड़ी और चौड़ी होती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, हिमालय की नदियाँ सामान्यतः बड़ी होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त इसमें हिम के पिघलने से भी जल भरा रहता है। तो हम इस आधार पर हम हिमालय की नदियों को सदा नीरा नदी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय की नदियों को 2 माध्यमों से जल प्राप्त होता है, एक वर्षा के और दूसरा हिम के पिघलने से। तो हिमालय की नदियों को सदा नीरा नदी भी हम कह सकते हैं। तो हमने देखा हिमालय की नदियाँ, और हिमालय की नदियों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं और उत्तर से दक्षिण के क्रम में सिंधु नदी का जो क्रम है वो इस प्रकार है: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और शॉर्ट फॉर्म में हम देख लेते हैं कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, और विस्तृत लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड में होगा। तो सिंधु नदी का देखते हैं उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। और झेलम झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित बाड़ालाचला दर्रे से निकलती है। और रावी और व्यास दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। और सतलज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के राकस्थाल झील से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ से इनका उद्गम स्थल होता है। तो आइए हम देखते हैं इनका उद्गम स्थल यहाँ पर है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। यह है आपकी सिंधु नदी जो इस प्रकार से जा रही है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो आइए देखते हैं इनकी विस्तृत जानकारी। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सिंधु और उनकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियां सम्मिलित हैं। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। और सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के ठीक उल्टी दिशा में बहती है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की दिशा में निकलती है तो यह पश्चिम दिशा से होकर निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। यह नदियाँ संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठानकोट के पास जाकर मिलती है, अर्थात जब ये पांचों धारों को संयुक्त रूप से लेकर जाती है तो ये पाकिस्तान में स्थित मिठानकोट के पास जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार है: श्लोक, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि। और देखते हैं झेलम नदी के बारे में। सेकंड नदी है झेलम नदी। यह नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है।
और श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है और यह आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान के सीमा के समानांतर लगभग बहती है। तो पीछे स्लाइड में देखते हैं कहाँ बहती है। ये रही आपकी झेलम नदी। झेलम नदी ये है मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से नीचे लेकर मंगला तक ये समानांतर क्रम में बहती है। और इसकी सहायक नदियाँ किशन गंगा है और किशन गंगा को ही पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है चिनाब नदी। यह सिंधु की विशालतम नदी है जो हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचला दर्रे से निकलती है। बस एक ही पॉइंट होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रावी नदी। रावी नदी यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं व्यास नदी। व्यास नदी को विपाशा नदी भी कहते हैं, रावी नदी को पुरुषरानी नदी कहते हैं और चिनाब नदी को अश्कनी नदी भी कहते हैं। तो देखते हैं व्यास नदी के बारे में। यह नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, यानी कि रावी और व्यास दोनों ही हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह सिंधु नदी की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है सतलज नदी में। तो आइए नेक्स्ट नदी देखते हैं सतलज नदी। इसे सतुदरी नदी भी कहा जाता है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थल से निकलती है तथा सिपकिले के दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। अर्थात ये तिब्बत से जब बहती है तो सिपकिले दर्रे के समीप से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह भारत के दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज सिंधु नदी तंत्र के शेष 4 सहायक नदियों का पानी लेकर सम्मिलित रूप से मिठानकोट या मिठानपुर जो कि पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र की 6 नदी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था। इसमें क्या बात हुई थी? समझौते में यह तय हुआ था कि उत्तरवर्ती 3 नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा तथा शेष 20% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा तथा दक्षिणवर्ती 3 नदियाँ जैसे रावी, व्यास, सतलज का 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और शेष 80% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों हम इन सभी नदियों को एक एक करके मैप पर समझते हैं। जैसे कि यह है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के समीप सेमा युंगडू ग्लेशियर से होकर निकलती है और यह लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य भारत में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और इसकी सहायक नदी श्योक नदी है। इसी क्रम में दूसरी नदी जो कि झेलम नदी है। झेलम नदी बेरीनाग के समीप शीशनाग झील से निकलती हुई और जो कि हमने पहले ही बता दिया है यह मुजफ्फराबाद से मंगला तक लगभग भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती है। और इसी क्रम में तीसरी नदी जो कि चेनाब नदी है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचला के दर्रे से निकलती है और यह जाके पाकिस्तान में झेलम नदी से मिल जाती है। और जो कि इसी क्रम में रावी नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह भी आगे चल के झेलम नदी में मिल जाती है। और इसी क्रम में हम अगले नदी के बारे में बात करेंगे जो कि व्यास नदी है। और व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह भी सतलज नदी में जाकर मिल जाती है और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि भारत से निकलकर भारत में ही रह जाती है और यह सतलज नदी में जाकर मिलती है और यह पंजाब के हरिके नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। यह नदी तिब्बत के राकस्थल झील से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के सिपकिले दर्रे के समीप से प्रवेश करती है और यह भारत के 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और सतलज सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 सहायक नदियों का पानी लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानपुर में जाके मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।